दृष्टि आईएएस क्लासरूम नोट्स में लेक्चर 6 में हमने संवैधानिक नैतिकता से संबंधित न्यायिक निर्णय में सबरीमाला केस, नवतेज सिंह जोहर केस, जोसेफ साइन केस, पुट्टू स्वामी केस और सफीन जोहान केस और शक्ति वाहिनी केस को देख लिया था। अब हम आगे देखेंगे। सातवां जो केस है वो है मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी केस, ठीक है। और ये जो मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी केस है, इसमें था कि विवाहित और अविवाहित दोनों महिला को 24 सप्ताह के अंदर गर्भपात करवा सकती है। ये केस इसमें आया था कि आर्टिकल 14 के अंतर्गत ये सबको अधिकार है, क्योंकि पहले इसमें लिखा हुआ था कि विवाहित महिला, तो फिर एक केस आया कि इसमें अविवाहितों के लिए भी होना चाहिए, तो फिर इसके लिए प्रावधान किया गया कि अविवाहित महिला भी, यानी कि सभी महिलाएं 24 सप्ताह के अंदर गर्भपात करवा सकती हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट केस आया SR बॉम्बई केस 1994। SC ने माना कि राष्ट्रपति शासन का दुरुपयोग असंवैधानिक है और संघीय संतुलन संवैधानिक नैतिकता का हिस्सा है, ठीक है। ये राष्ट्रपति शासन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है, SR बॉम्बई केस। इसके बाद है नवम रेविया केस, ये 2016 में अरुणाचल प्रदेश से संबंधित केस है। SC ने यानी सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में राज्यपाल की भूमिका और सीमाएं तय की और माना कि राजनीतिक पक्षपात संवैधानिक नैतिकता का उल्लंघन है, ठीक है। उसके बाद है संवैधानिक नैतिकता का महत्व क्या है, तो यह लोकतांत्रिक संस्थाओं के प्रति लोगों के विश्वास को बनाए रखता है, ठीक है। संवैधानिक नैतिकता क्या करता है, लोगों के विश्वास को लोकतंत्र के प्रति बनाए रखता है। यह सामाजिक न्याय और समावेशन पर बल देता है। किस पर? सामाजिक न्याय और समावेशन पर। क्यों? क्योंकि कुप्रथाओं व धारणाओं में परिवर्तन या समाप्त करता है ये उसको, जैसे सती प्रथा को समाप्त करना। यह समाज में बहुलता व विविधता धर्मनिरपेक्षवाद की रक्षा भी करता है और यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता व निजता के अधिकार की रक्षा करता है। संघवाद पर बल देता है और संवैधानिक पक्षों की गरिमा व आचरण पर बल देता है, जैसे कि राष्ट्रपति, राज्यपाल और स्पीकर जैसे पद केवल कानूनी नहीं बल्कि नैतिक दायित्व भी निभाएं। अर्थात राजनीतिक पक्षपात नहीं होना चाहिए। अब इसकी चुनौतियां क्या हैं संवैधानिक नैतिकता की? संवैधानिक नैतिकता की स्पष्ट परिभाषा नहीं है, सबसे बड़ी चीज़, इसीलिए इसकी संवैधानिक व्याख्या भिन्न भिन्न है। ये चुनौती है पहली। दूसरा, कई बार सामाजिक नैतिकता वर्सेस संवैधानिक नैतिकता का विवाद उत्पन्न खड़ा होता है, यह भी एक चुनौती है। उसके बाद है दल बदल, धनबल और बाहुबल, अध्यादेशों का दुरुपयोग होना, राज्यपाल का राजनीतिक पक्षपाती भूमिका व्यवहार में दिखना संवैधानिक नैतिकता को कमजोर कर देता है। संवैधानिक नैतिकता निजी पूर्वाग्रहों से प्रभावित हो सकता है। संवैधानिक नैतिकता के मामले में न्यायपालिका ज़्यादा सक्रिय है, विधायिका और कार्यपालिका उतनी सक्रिय नहीं है। इससे कई बार न्यायिक सर्वोच्चता को भी बढ़ावा मिलता है। अतः संवैधानिक नैतिकता संविधान की आत्मा है और लोकतंत्र का रीढ़ है। इसलिए ज़रूरी है कि संविधान केवल कानूनी दस्तावेज न रह जाए, बल्कि संविधान की आत्मा को व्यवहार में उतारने की आवश्यकता है ताकि लोकतंत्र सार्थक बन सके। अब यहाँ पे एक मेंस का केस है, प्रश्न है जिसको देखना है। संवैधानिक नैतिकता से आप क्या समझते हैं? संवैधानिक नैतिकता कैसे संविधान के फल को यानी आयामों में निहित है? न्यायिक निर्णय देते हुए आलोचनात्मक परीक्षण करें। 15 मार्क्स का है, 250 वर्ड में लिखना है। दूसरा प्रश्न है, संवैधानिक नैतिकता एक आलम है जो कि उच्च पदाधिकारियों और नागरिकों पर समान रूप से आवश्यक नियंत्रण का कार्य करता है। सुप्रीम कोर्ट के उपयुक्त प्रेक्षण के संदर्भ में संवैधानिक नैतिकता की अवधारणा तथा भारत में न्यायपालिका की स्वतंत्रता एवं न्यायिक उत्तरदायित्व के मध्य संतुलन सुनिश्चित करने में इसकी प्रत्योजना की व्याख्या कीजिए, यानी कि इसकी जो प्रयोज्यता है उसकी व्याख्या करना है। यह भी 15 मार्क्स का प्रश्न है। इसके बाद जो अगला टॉपिक आता है वो होता है आधारभूत ढांचा या मूल ढांचा। तो आधारभूत ढांचे का अर्थ है संविधान में निहित उन प्रावधानों से है जो संविधान के मूल्य, आदर्श तथा संविधान की मूल भावना को प्रदर्शित करते हैं। उसके किसे? संविधान के मूल्य, आदर्श और मूल भावना को प्रदर्शित करते हैं। आधारभूत ढांचा ना तो संविधान में परिभाषित है, जैसे संवैधानिक नैतिकता परिभाषित नहीं है, वैसे ही ना ही संविधान में क्या है, वर्णित है। इसका निर्धारण सुप्रीम कोर्ट करता है, जो कि सुप्रीम कोर्ट के विवेक की शक्ति है। केशवानंद बनाम केरल राज्य केस जो आया था 1973 में, इसमें 13 जजेस केस था, जिसमें 7:13 बेंच बैठी थी 13 जज की, और 7:6 के रेशियो में इसका फैसला आया था। संसद संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है सिवाय मूल ढांचे को छोड़कर, और यहीं पे मूल ढांचे का सिद्धांत दिया गया जो क्या करती है, संसद की संशोधन शक्ति को सीमित करता है। मूल ढांचे के अंतर्गत निम्न विषय आते हैं: विधि का शासन, शक्ति पृथक्करण, संविधान की सर्वोच्चता, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, समानता व स्वतंत्रता,
व्यक्ति की गरिमा, निजता का अधिकार, संसद की सीमित संशोधन, संप्रभुता के सीमित संशोधन, लोकतांत्रिक गणराज्य, समाज व पंथ निरपेक्षवाद और स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव, रिट शक्तियां, संघवाद, संवैधानिक और सीमित सरकार, न्यायिक समीक्षा, फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी, सामंजस्य व समन्वय और लोकतांत्रिक न्यायपालिका, ये सारे जो है मूल ढांचे के अंतर्गत आने वाले विषय हैं। अब है संविधान में निहित मौलिक सीमाएं। आर्टिकल 368 संसद को संशोधन शक्ति देता है, परंतु यह शक्ति पूर्ण नहीं है क्योंकि यह संविधान की आत्मा को नष्ट नहीं कर सकती। निम्न सिद्धांत प्रारंभ से ही संविधान में निहित है। पहला, संविधान की सर्वोच्चता, विधि का शासन, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षवाद और संघवाद, मौलिक अधिकारों के संरक्षण व्यवस्था। अतः आधारभूत ढांचे का सिद्धांत में पहले से ही निहित था। आधारभूत ढांचे का सिद्धांत संविधान में, यहाँ पे संविधान होगा, संविधान में पहले से ही क्या था, निहित था। और सुप्रीम कोर्ट ने तो इसे केवल केशवानंद भारती मामले में सुस्पष्ट किया है। आधारभूत ढांचे का उद्भव और विकास का क्रम। अब देखेंगे कैसे कैसे इसका उद्भव हुआ और विकास का क्रम क्या है। मौलिक अधिकार के संशोधन को लेकर हुए विवादों में आधारभूत ढांचे की संरचना की अवधारणा को जन्म दिया। आर्टिकल 13, यदि कोई विधि मौलिक अधिकारों के में असंगत है या मौलिक अधिकारों का निम्नीकरण होता है, तब वह विधि अवैध या शून्य होगी। ठीक है, इसका मतलब है कि फंडामेंटल राइट संशोधित नहीं किया जा सकता है। मौलिक अधिकारों का असंगत विधियों से संरक्षण, यदि कोई विधि ऐसी है, मतलब इसमें कहा गया कि यदि कोई विधि क्या करता है, मौलिक अधिकारों का के विरुद्ध है तो वो विधि शून्य मानी जाएगी। यही आर्टिकल 30 कहता है। यह सुप्रीम कोर्ट को न्यायिक पूर्वावलोकन की स्पष्ट शक्ति देता है। कौन? आर्टिकल 13। इसमें क्या है, ये आया कैसे, इसके लिए जमींदारी, इसका जो मतलब कुछ हिस्ट्री है। जमींदारी उन्मूलन कानून जो है, ठीक है, 1995, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने संपत्ति के अधिकार का उल्लंघन माना था। ठीक है, इस कानून को। और फर्स्ट संविधान संशोधन में 31A और 31B जोड़ा था। 31A भूमि सुधार सामाजिक न्याय से संबंधित था और 31B सभी भूमि सुधार कानून। संसद क्या कर सकती है, 9वीं अनुसूची जिसे न्यायिक समीक्षा नहीं होगी, ठीक है, उसमें डाल सकती है, 9वीं अनुसूची में डाल सकती है, इसमें न्यायिक समीक्षा से बाहर रखा गया। फिर क्या हुआ, इसके बाद एक केस आया, इसका नाम था IR कोहिलो केस 2007। SC ने यानी सुप्रीम कोर्ट ने 9वीं अनुसूची न्यायिक समीक्षा के दायरे में आती है कहा, और यदि 9वीं अनुसूची मूल ढांचे के सिद्धांत का उल्लंघन करती है, अर्थात सीमित न्यायिक पूर्वावलोकन की व्यवस्था की है, यानी कि हम 9वीं अनुसूची में न्यायपालिका हस्तक्षेप नहीं कर सकती, लेकिन मूल ढांचे का उल्लंघन होगा तब कर सकती है। अब प्रश्न यह है कि क्या संसद फंडामेंटल राइट में संशोधन कर सकती है। पहला संविधान संशोधन 1915 में सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जाती है, ठीक है, और यह चुनौती कब दी गई, तो इस चुनौती को दिया गया शंकरी प्रसाद वर्सेस बिहार राज्य केस में। ये जो है ये क्या कहते हैं 1995 का केस है, और इसमें जो है 5 जज बैठे और 5-0 से इसका फैसला आया। निर्णय लिया गया कि संसद जो है फंडामेंटल राइट में संशोधन कर सकती है क्योंकि संविधान संशोधन सामान्य विधि नहीं है। इस केस में निर्णय से संसदीय संप्रभुता को बढ़ावा दिया गया। ठीक है, उसके बाद संजय सिंह वर्सेस राजस्थान राज्य केस आया 1965 में। ये 5 जजेस केस था, ठीक है, और इसमें 3:2 से फैसला आया। ये क्या था, तो ये था कि संसद फंडामेंटल राइट में संशोधन कर सकती है क्योंकि संविधान संशोधन एक सामान्य विधि नहीं है बल्कि विशेष विधि है। ठीक है, यानी कि संविधान संशोधन को सामान्य विधि नहीं माना गया, विशेष विधि मानकर कहा गया कि कर सकती है, यानी कि दोनों सेम फैसले दे रहे हैं। अब यहीं पे क्या हुआ, इसी टाइम में इंदिरा गांधी भी प्रधानमंत्री बनती हैं। यहाँ पे गोलकनाथ केस वर्सेस पंजाब राज्य देखिए 1967 6:5 में आया था, 11 जजेस केस था। संसद संशोधन शक्ति जो है इसके बारे में कहा गया कि फंडामेंटल राइट में संशोधन नहीं कर सकती है। फिर आया 24वां संविधान संशोधन। ये किसने कर डाला, ये कर डाला इंदिरा गांधी, जिस टाइम में PM थी उस टाइम में, और 1971 में किया गया, जिसमें आर्टिकल 13 का 4 और 368 का 3 जोड़ा गया। 13 इसमें कहा गया 368 में कि आर्टिकल 13 का कोई भी जो संविधान संशोधन 368 के अंतर्गत नहीं लागू होगी और 368 वाला कोई भी 13 के अंतर्गत नहीं आएगा। निष्कर्ष क्या निकला कि संसद फंडामेंटल राइट में संशोधन कर सकती है, यानी कि संसद जो है वो क्या कर सकती है, संशोधन कर सकती है। उसके बाद क्या हुआ कि ये फिर केशवानंद भारती वर्सेस केरल राज्य केस आया 1973 में। ठीक है, यह 13 जजों का फैसला था और 7:6 में आया था। इसमें
क्या किया गया, जो 24वां संविधान संशोधन हुआ था इसको चुनौती मिली थी। सुप्रीम कोर्ट ने फिर क्या फैसला दिया कि पहले 24वें यानी 1971 के पहले वैध माना जाएगा, यानी कि 1900 सुप्रीम कोर्ट ने पहले 1900 जो 24वां संविधान संशोधन है उसको वैध माना, यानी कि इसको मान लिया। लेकिन दूसरा चीज़ यहाँ पे ऐड कर दिया, संसद ने कहा कि फंडामेंटल राइट में संशोधन कर सकती है लेकिन मूल ढांचे को छोड़कर, यानी संविधान के फंडामेंटल राइट में संशोधन करेगी पर मूल ढांचे को छोड़कर। और यहीं पे मूल ढांचे का सिद्धांत जो है वो दे दिया सुप्रीम कोर्ट ने।